कोशिशों की उड़ान में एक और ऊंची उड़ान भर, कोशिशों की उड़ान में एक और ऊंची उड़ान भर, छोड़ रास्तों की बंदिशों को तू अपना निशान मंजिल पर रख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना ना ही भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। पहले मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि और परिचय दे देती हूँ इस चैप्टर का, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था में क्या होती है? संघ की कार्यपालिका। जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य किए जाते हैं वो कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। अब कार्यपालिका का हेड कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी होते हैं जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उन्हीं के नाम पर कार्यपालिका के सारे कार्य किए जाते हैं। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, और जो कार्य वास्तव में किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के द्वारा किए जाते हैं। आप एक उदाहरण के स्वरूप समझ सकते हैं कि हमारे घरों में क्या होता है कि जो मुख्य होते हैं, मुखिया होते हैं, वो पिताश्री होते हैं, पर वास्तविक प्रमुख कौन होती हैं? माताश्री होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। तो बात ये आती है कि सारे कार्य प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के पास एक मंत्री परिषद होती है और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सारे कार्य करते हैं। तो मतलब अगर आप कहेंगे कि सरकार किसी को कहते हैं तो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है इसी को आप कह सकते हैं सरकार। यही सारे काम करते हैं, सारी योजनाएं बनाते हैं। कार्यपालिका में और कौन कौन से सदस्य होते हैं? कार्यपालिका में होते हैं उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और मंत्री परिषद। तो ये मुख्य सदस्य हैं जो कार्यपालिका को बनाते हैं। आप प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप एक कंपनी में गए और कंपनी में क्या होते हैं? टीम लीडर्स होते हैं, मल्टीपल टीम लीडर, और टीम लीडर के अंदर एक टीम होती है। उस टीम, वो काम पूरा टीम करती है पर नाम होता है कि हाँ टीम लीडर ने किया। इसी तरीके से मंत्री परिषद सारा काम करती हैं और इनको लीड करने का काम कौन करता है? इनका नेतृत्व कौन करता है? वो करते हैं प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें क्या आवश्यकता है इस चैप्टर को पढ़ने की या मंत्री परिषद के बारे में जानने की। तो सरकार की जितनी नीति बनाई जाती हैं, जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं जनता के लिए, वो इस मंत्री परिषद के द्वारा ही बनाई जाती हैं और प्रधानमंत्री उसे एग्री करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तभी वो इम्प्लीमेंट होता है। मतलब आपके लिए, हमारे लिए जितनी भी नीतियाँ, योजनाएं बनाई जाती हैं वो इस मंत्री परिषद के द्वारा ही बनाई जाती हैं। इसलिए भारतीय नागरिक होने के नाते आपको मंत्री परिषद के विषय में पता होना चाहिए। दूसरा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी आपको मंत्री परिषद के बारे में पता होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान। संविधान में मंत्री परिषद के विषय में कहाँ बताया गया है? तो अनुच्छेद 74 और 75 बात करता है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो 74 और 75 ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रधानमंत्री में भी पढ़ा होगा आर्टिकल 75 की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो केवल ये दो आर्टिकल हैं जो आपको मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के विषय में संपूर्ण बातें बताते हैं संक्षिप्त में हमारे संविधान में। आगे हम एक एक करके दोनों आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है वो किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। इसका एक कारण ये भी है कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने भारत में राज किया था और 1857 की क्रांति के बाद आप देखते हैं जब क्राउन का शासन आ जाता है, 1858 का एक्ट आता है, फिर बहुत सारे अधिनियम बनाए जाते हैं और उनसे कुछ कुछ चीज़ें हमने अपने संविधान में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐड भी की, क्योंकि
ये लोग काफ़ी समय तक भारत में रहे थे, इसीलिए इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया। तो जितना भी राजनीतिक और प्रशासनिक व्याख्या का जो मुख्य कार्यकारी होते हैं वो कौन होती है? मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद को लीड करने का, नेतृत्व करने का काम कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब देखते हैं एक एक हम आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे। अनुच्छेद 74 यानी अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि राष्ट्रपति जितने भी कार्य किए जाते हैं कार्यपालिका के, वो वास्तव में राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन करता प्रधानमंत्री है। तो ये कहा गया है संविधान में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, जो कार्य मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है उसी के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति हैं वो काम करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, यदि राष्ट्रपति चाहें तो वे एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई विधेयक जाता है तो अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो इसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि असंवैधानिक है, जल्दबाजी में भेजा गया, तो वो क्या कर सकते हैं? एक बार मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं कि आप इस पर दोबारा विचार करिए। लेकिन अगर दोबारा विचार कर कर भी राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है सेम बिल, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, फिर उन्हें मंत्रिपरिषद की बात माननी ही होगी। तो ये बाध्यकारी का जो प्रावधान है ये पहले नहीं था, ये 42वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976-78। आपको आपातकाल का टाइम याद होगा, ठीक है, जब इंदिरा गांधी थी तब उस टाइम इस चीज को ऐड किया गया था। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो राय देते हैं, जो परामर्श देते हैं मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को, उसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं होगी, चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका एक कारण ये कहा जाता है कि ये गोपनीयता बनाए रखता है, कि जो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में है उस गोपनीयता को बनाए रखता है, तो जिसके कारण कहीं पे भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 75, ये बहुत ही डिटेल में बताया गया है अनुच्छेद 75 के बारे में। तो इसके एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आपको नोट करना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। ये आपने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जो पार्टी जीत के आती है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, ठीक है, उसके दल के जो नेता हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे कि हाँ भाई इसको ये मंत्रालय दीजिए, इसको ये मंत्रालय दीजिए, उसी को राष्ट्रपति मंत्री पद देते हैं, नियुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी बना देंगे कोई भी मंत्री, ठीक है। तो जैसे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, अब वो कहेंगे कि कैंडिडेट ए को हमें गृह मंत्रालय देना है, कैंडिडेट बी को हमें रक्षा मंत्रालय देना है, तो जिसको वो कहेंगे उसी को मंत्रालय दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा भी जाता है। आपको पता है कि लोकसभा की वर्तमान में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 552। ये हमारे संविधान में कहा गया है कि अधिकतम 552 हो सकती है, किंतु अभी जितनी भी संख्या है वर्तमान में उस संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री को मिलाकर। आप इसे एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 100 है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद टोटल मैक्सिमम 15 हो सकते हैं और इस 15 में प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है, मतलब 14 मंत्री उनके पूरे मंत्रिपरिषद के और एक प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अगर 100 है तो 100 में से 15 ही हो सकते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये प्रावधान कब किया गया? 19वें संविधान यानी जो 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। तो ये स्लाइड में एक कॉम्बो क्वेश्चन है, ग्रीन हाईलाइटेड मतलब इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से संविधान संशोधन में, तो 91वें, ठीक है, 91 तो 2003 में, और कितना प्रतिशत होना चाहिए? 15%। थर्ड पॉइंट आता है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत पद धारण करते हैं। मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत ही पद धारण कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि राष्ट्रपति जिस मंत्री को चाहे वो हटा सकते हैं। वो तभी हटा सकते हैं जब प्रधानमंत्री उसके लिए सलाह दें या परामर्श दें या फिर कहें कोई बात है आप इनको हटा दीजिए, तभी वो हटा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते।
कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक, अब इसे आप योग्यता भी समझ सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया और वो कोई सदन का सदस्य नहीं है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो वो मंत्री पद पर अधिकतम 6 माह के लिए बना रह सकता है। दूसरी तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए मंत्री परिषद में आने के लिए, तो उसके लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी की सदस्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास सदस्यता नहीं है और आपको मंत्री पद दे दिया गया है तो 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य बनना होगा। और अगर 6 महीने के बाद भी अब आप सदस्य नहीं बनते तो मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, मतलब वो इंसान मंत्री नहीं रह सकता। और अधिकतम इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अधिकतम कब तक रह सकता है बिना सदस्य बने, तो 6 महीने तक, 6 मास तक अधिकतम रह सकता है बिना सदस्यता ग्रहण किए मंत्री पद पर। ठीक है। दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य व्यक्ति को मंत्री पद के लिए भी अयोग्य कहा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, उसके तहत संसद का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है एक बार, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मंत्री पद के लिए भी क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आर्टिकल 75 के अंडर आते हैं, लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 15% होना चाहिए ये, और 6 महीने के लिए अधिकतम रह सकते हैं बिना सदस्यता ग्रहण किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ एवं उनका वेतन। अब बात करते हैं कि मंत्री परिषद के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं और राष्ट्रपति ही सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं गोपनीयता की। तो ये प्रश्न कि कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। दूसरा एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री तब तक अपना कार्यालय नहीं ग्रहण कर सकते या अपना कार्यभार नहीं ग्रहण कर सकते जब तक वो शपथ नहीं ले लेते। जैसे ही वो शपथ लेंगे वैसे ही वो काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेते तब तक ना तो वो किसी सदन में कोई किसी भी कार्यवाही में भाग ले पाएंगे और ना ही कोई कार्य कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है। अब इनके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, वो संसद सदस्य निर्धारित करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मंत्री हैं वो स्वयं का वेतन और भत्ते स्वयं ही निर्धारित करते हैं, क्योंकि वो खुद संसद के सदस्य होते हैं। तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपना वेतन और भत्ते स्वयं निर्धारित करते हैं समय समय पर। अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए कि आप अपना वेतन और भत्ते स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, तो आप अपने लिए कितना वेतन रखेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यय विषयक भत्ता, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि प्राप्त होती है। इसके अलावा एक मिलता है व्यय विषयक भत्ता, ये पद के अकॉर्डिंग मिलता है कि आप राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री हैं, उसके हिसाब से आपको विषयक भत्ते मिलते हैं मंथली। आवास रहने के लिए मिलता है, यात्रा भत्ते और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही आता है कि मंत्रियों के क्या उत्तरदायित्व होंगे। इन्हें आप 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो मंत्री परिषद होगी वो इंडिविजुअल उत्तरदायी नहीं है, लोकसभा के प्रति वो कैसी है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ही फॉलो होता है। इसका मतलब ये होता है कि मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वो कोई भी काम करते हैं उनकी पूरी संयुक्त जिम्मेदारी होगी, इंडिविजुअल नहीं होगी लोकसभा के प्रति। अब प्रश्न ये आता है कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी। उसमें ऑप्शन दे देंगे लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। आपको याद रखना है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी। कौन से सिद्धांत के, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत। ठीक है। जब लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, चाहे वो एक मंत्री के खिलाफ लाया जाए या सारे मंत्रियों के खिलाफ लाया जाए, और वो सिद्ध हो जाता है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होगा। यही कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। भले एक के लिए हो या सबके लिए हो, पूरी टीम आउट होगी, मतलब पूरी टीम को क्या होगा, त्यागपत्र देना होगा। इसको आप उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम में है तो एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है या एक खिलाड़ी बहुत खराब खेलता है, वो बात नहीं की जाती, बल्कि सामूहिक बात की जाती है कि इंडियन टीम की बात की जाती है। ये नहीं कहा जाएगा कि रैना ने अच्छा खेला या कोहली ने खराब खेला। अगर टीम आउट हो गई तो
बोलेंगे इंडियन टीम आउट हो गई। तो इसी तरीके से होती है मंत्री परिषद। अगर एक के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया या सबके लिए आए, पूरी मंत्री परिषद को ही त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सेकंड आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब व्यक्तिगत वो उनका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत अपने पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव ना भी लाया जाए तो किसी इंडिविजुअल मंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी हटा देंगे। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि ये सही व्यवहार नहीं कर रहे तो उन्हें हटाया जा सकता है, या फिर ये कहते हैं कि इन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है या कोई मतभेद की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी को हटा सकते हैं। ये कहता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो इस तरीके से सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गए। मंत्री परिषद की संरचना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मंत्री परिषद की संरचना क्या होती है। मैंने इसको एक डायग्राम की फॉर्म में समझाया जिससे आप एग्जाम के टाइम में इजीली रिकॉल कर सकें और पॉइंट्स को याद रख सकें। तो मंत्री परिषद में क्या होता है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मैं इसको पूरा लिख के डिटेल में समझा सकती थी, मैंने डायग्राम में इसीलिए लिया है कि आप एग्जाम में याद रख सकें और डायग्राम जो है वो आपके ब्रेन में कैप्चर होती है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय। अब देखते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और जो बड़े मंत्रालय होते हैं कुछ, वो मंत्रालय दिए जाते हैं कैबिनेट मंत्री को। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, मतलब कैबिनेट की जो बैठकें होंगी उसमें ये भाग लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैबिनेट मंत्री। अब राज्य मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी अथवा विभाग का स्वतंत्र प्रभार। जो राज्य मंत्री हैं उन्हें आप 2 प्रकार से देख सकते हैं, या तो इन्हें भी कोई विभाग दे दिया जाता है तो उसमें ये स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, या होता है कि कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी के रूप में काम करेंगे। मतलब जो कैबिनेट मंत्री हैं इन्हीं के साथ मिलकर ये काम करेंगे। तो इनके साथ मिलकर ये कैसे काम करेंगे? इनके साथ भी मान लो गृह मंत्रालय में गए हैं, गृह मंत्रालय कैबिनेट के साथ काम कर रहे हैं, तो गृह मंत्रालय में भी कई विभाग होंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर विभाग दे दिया जाएगा राज्य मंत्री को कि भाई आप इस चीज में काम कीजिए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री के पास कई राज्य मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली श्रेणी में आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री क्या होते हैं? उपमंत्री होते हैं कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। मतलब इनके पास कोई अपना विभाग नहीं होता, ये कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सहायता और संसद के कार्यों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उपमंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, इसलिए ये कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं लेते। राज्य मंत्री भाग ले सकते हैं, वो भी तब जब उन्हें आमंत्रित किया जाए किसी विशेष कार्य के लिए जो उनके विभाग से संबंधित है, बुलाया जाए तब ही। तो मतलब जो मीटिंग्स होंगी, फैसले लिए जाएंगे, वो किसके द्वारा? कैबिनेट मंत्री के द्वारा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप पावर की दृष्टि से देखें शक्तिशाली, तो कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद आते हैं आपके उप मंत्री। तो ये तो हो गया कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इस पूरी संरचना को मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। अगर इस पूरे कॉम्बो को कहिए तो इस पूरे कॉम्बो को मंत्री परिषद कहा जाता है। इसमें से ये दोनों कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं, बैठक में भाग लेते हैं। अब इसका मैंने ये 2 एरो क्यों दिखाया है? ये इसलिए दिखाया गया है कि अगर आप संख्या की दृष्टि से देखें तो ये इस प्रकार बढ़ता है। ठीक है, ये नीचे जाता हुआ एरो है। संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा संख्या होगी उपमंत्री की, फिर राज्य मंत्री की उससे कम और कैबिनेट मंत्री की सबसे कम, क्योंकि कैबिनेट जो मंत्रालय होंगे वो कुछ 15-20 ही विभाग होंगे। ठीक है, और एक कैबिनेट मंत्री के पास एक से ज़्यादा 3-4 राज्य मंत्री हो सकते हैं और एक राज्य मंत्री के सहायता के लिए कई उपमंत्री हो सकते हैं। तो संख्या की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है, नीचे की ओर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर आप देखेंगे शक्ति यानी पावर की हैसियत से देखेंगे तो ये इस प्रकार उल्टा बढ़ता है। ठीक है, मतलब सबसे पावरफुल ये, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री। तो ये पूरा डायग्राम आपके दिमाग में छप गया होगा। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन कम, कितने मंत्री होते हैं, कौन कैबिनेट का सदस्य होता है, ठीक है, आप ये सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से टैकल कर पाएंगे।
मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल बार बार आता है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, और वो समझ लेते हैं कि ये एक ही वर्ड है और एक ही चीज़ को ये यूज़ करते हैं, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। पर ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इनमें क्या अंतर है। ये है मंत्री परिषद, ये है मंत्रिमंडल। अंतर क्या होता है? मंत्री परिषद की बात करें, यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 सदस्य होते हैं। मतलब ये एक बड़ा पैकेज है, ठीक है, जिसमें 60 से 70 आपके मंत्री होंगे। जबकि अगर मंत्रिमंडल की बात करिए तो यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। सेकंड पॉइंट है, मंत्रियों को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। मंत्री परिषद अभी मैंने आपको पढ़ाया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगर मंत्रिमंडल की बात करिए तो इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो केवल जो अगर कैबिनेट मंत्री हैं वो क्या है? मंत्रिमंडल है। और अगर उसी में राज्य मंत्री और उप मंत्री जोड़ दिए जाएं तो क्या बन जाता है? मंत्री परिषद। इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपने सेट और सबसेट पढ़ रखा है तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक भाग है, ठीक है, सबसेट है। अगला पॉइंट है, ये सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करते। जो मंत्री परिषद है वो एक साथ बैठक नहीं करते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकार के कार्यों के संबंध में निर्णय लेती है कि सरकार क्या योजना बना रही है, रक्षा से संबंधित किसी भी संबंधित क्या, ये लगातार मिलते हैं और योजनाएं बनाते हैं और कार्य करते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। जो मंत्री परिषद है संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अनुच्छेद 74 और 75 में इसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। लेकिन मंत्रिमंडल की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे शामिल किया गया। तो अगर आप मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में ये नहीं था, इसे 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरीके से आपको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो मंत्रिमंडल वो कैबिनेट मंत्री को कहते हैं और मंत्रिमंडल क्या है? सबसेट ऑफ मंत्री परिषद। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद को टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मंत्री परिषद का चैप्टर कंप्लीट होता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए थैंक यू सो मच।